वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी भाषा और साहित्य का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। हम हमारी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह है हमारा चैप्टर सेकंड, और चैप्टर सेकंड जो है वो हमारा बोलियों से रिलेटेड है कि भारत के अंदर कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। तो सारा कुछ वही है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो पढ़ते हैं। तो सभी भारतीय भाषाओं का विकास आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये पॉइंट हमारा कहता है कि हमारे भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनका जो विकास है, यहाँ पर विकास से मतलब है कि उनका जो उदय हुआ है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी कि जो हमारे भारत के अंदर आर्य भाषा है, तो भारत के अंदर जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सब का विकास और जो उदय हुआ है वो आर्य भाषा से हुआ है। वो सब उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सारी भाषाएं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हमारा ये पॉइंट कहता है कि सभी भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भारत के ऐसे राज्य माने जाते हैं जहां हिंदी बोली जाती है। तो देखो यार, हमारे भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स है, राज्य है जहाँ पर मेनली यानी ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। तो ये सारे उन राज्यों के नाम हैं, और इन राज्यों में बोली जाने वाली बोलियों को, यानी कि इन राज्यों के अंदर जो बोलियाँ बोली जाती है, देखो यार, बोली तो मतलब कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। लेकिन हिंदी को बोलने का जो तरीका होता है वो हर जगह अलग हो जाता है। जैसे बिहार में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, हरियाणा की थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, राजस्थान की अलग है, दिल्ली की अलग है। तो जो थोड़ी डिफरेंट हिंदी हो जाती है ना, उनको बोला है बोलियाँ। तो इन राज्यों में बोली जाने वाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ कही जाती है। दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि हमारे भारत की जितने भी भाषाएँ हैं वो सब आर्य भाषा से जुड़ी हुई हैं, और इन सब राज्यों के अंदर जो हिंदी बोली जाती है, मतलब इन सब राज्यों के अंदर हिंदी बोली जाती है, और इन राज्यों में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उन्हें हिंदी की बोलियां कहा जाता है। क्योंकि ये देखो, बोली तो हिंदी जा रही है, लैंग्वेज तो हिंदी है, बट उसे बोलने का जो तरीका होता है, लहजा होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए वो बोली कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिंदी की बोलियों को 5 भाषिक वर्गों में बांटा गया है। अब इन भाषिक वर्गों को बोली वर्ग भी बोल सकते हैं। तो हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। उन कैटेगरीज को बोला है बोली वर्ग। तो फर्स्ट है हमारा पश्चिमी बोली या फिर हिंदी, सेकंड है पूर्वी हिंदी, थर्ड है पहाड़ी, फोर्थ राजस्थानी एंड फिफ्थ बिहारी। तो ये 5 वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हिंदी की बोलियों को बांटा गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी और उसकी बोलियों का अंतः संबंध। तो यहाँ पे जो अंतः संबंध है यानी कि इंटर रिलेशंस, यानी कि हिंदी और उसकी जो बोलियाँ हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे से कैसे लिंक करती हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसी को बोलते हैं अंतः संबंध, इंटर रिलेशंस। तो यही हमारा टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, हिंदी भाषा और उसकी सभी बोलियों का स्रोत संस्कृत भाषा है। यानी कि हिंदी भाषा और जो हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं ये सब कहाँ से उदय हुई है, इनका स्रोत क्या है, इनका सोर्स क्या है? तो वो है संस्कृत भाषा। तो सबसे पहले जो बोली जाती थी ना लैंग्वेज, वो थी संस्कृत। तो संस्कृत से ही हिंदी बनी है और संस्कृत से ही सारी बोलियां बनी हैं। लगभग 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषी लोग, अब जो वो देखो, लगभग 1500 साल ईस्वी पूर्व पहले की बात है कि जो संस्कृत भाषी लोग, यानी कि जो संस्कृत बोलने वाले लोग थे, उनको आर्य बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्य। ये लोग संस्कृत बोलते थे। तो ये लोग भारत आए और धीरे धीरे पूरे उत्तरी भारत में फैल गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो भारत का उत्तरी वाला हिस्सा था उस पूरे उत्तरी भारत में ये लोग फैल गए। यहाँ बसने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी भाषा में बदलाव आने लगे। देखो क्या हुआ यार, ये लोग क्या है, छोटे से एरिया से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यानी कि पूरे भारत में फैलने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये लोग दूसरी जगह जाने लगे तो इनकी लैंग्वेजेस में चेंज आने लगे। तो यहाँ बसने के बाद कुछ ही दिनों में जो इनकी संस्कृत लैंग्वेज थी, संस्कृत भाषा थी, तो इसमें बदलाव आने लगे और उस भाषा की कम से कम 3 बोलियाँ विकसित हो गई। यानी कि जो आर्य लोग जो भाषा बोलते थे संस्कृत भाषा, इसकी 3 बोलियाँ विकसित हो गई। कितनी? 3। तो फर्स्ट थी पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती
और पूर्वी, ये 3 बोलियां विकसित हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में संस्कृत का विकास पाली भाषा के रूप में हुआ। देखो यार, जब तक वो संस्कृत में थी उसमें थोड़े बदलाव हुए थे, तो उसकी 3 बोलियां बनी। कितनी? 3। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता रहा तो जो संस्कृत थी, संस्कृत का विकास पाली भाषा के रूप में हो गया। अब यानी कि वो उसे पाली कहा जाने लगा, पाली भाषा कहा जाने लगा। और ये जो टाइम था, जिस टाइम पे पाली भाषा बोली जाती थी, उस टाइम को बोलते हैं प्राकृत काल। क्या बोलते हैं? प्राकृत काल। और जिस टाइम पे संस्कृत भाषा बोली जाती थी, ठीक है ना, उसको बोलते थे वैदिक काल। तो क्या हुआ, जब संस्कृत का विकास पाली भाषा के रूप में हुआ तो जो स्थानीय बोलियां थी उनकी संख्या बढ़ गई। पहले 3 थी तो अब उनकी संख्या बढ़ गई। एक और बोली जो थी वो डेवलप हो गई, उसका विकास हो गया। 3 बोलियों की संख्या में एक बोली की वृद्धि हो गई थी और इस बोली का नाम क्या था? दक्षिणी। पहली हमारी पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी और अब कौन सी आ गई? दक्षिणी। तो ये 4 बोलियां हो गई थी। अब क्या हुआ, पाली में भी, पाली भाषा में भी थोड़े से चेंजेस आए, उसमें भी बदलाव आया, उसका भी विकास हुआ। तो उसके बाद भी एक और लैंग्वेज आई, यानी कि दूसरी भाषा आई। तो पाली के बाद भाषा का जो प्रचलित रूप था, यानी कि जो भाषा आई, जो उसका प्रचलित रूप था, उसके 6-7 रूप विकसित हो गए। पाली आई तो 4 थे, अब कितने आ गए? 6-7 रूप विकसित हो गए। उसमें कौन से थे? ब्राचर, केके, टक, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। तो ये कुछ ऐसे 6-7 रूप जो थे, बोलियां जो थी, एक तरीके से ये डेवलप हो गई, ये बन गए, इनका विकास हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है वो बताती हूँ। देखो जैसे कि ब्राचर, आधुनिक सिंध, तो आज के टाइम पे जो सिंध है ये लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती थी। केके जो है आधुनिक मुल्तान और आसपास के एरिया में बोली जाती है। टक आधुनिक पूर्वी पंजाब। शौरसेनी ये आज के टाइम का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी और उत्तरी प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बोली जाती थी। महाराष्ट्री जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र के उत्तरी भाग, यहाँ पर बोली जाती है, थी नहीं, बोली जाती है, ठीक है। अर्धमागधी ये लखनऊ, इलाहाबाद और बाकी जो यूपी का एरिया है सारा वहाँ पर, और मध्य प्रदेश के रीवा और पूरा छत्तीसगढ़, यहाँ पर बोली जाती है अर्धमागधी। मागधी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, असम, बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा, यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है ये बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है प्राकृत काल, यानी कि पाली भाषा। मैंने आपको बताया था जिस टाइम में पाली भाषा बोली जाती है तो उसको क्या बोल रहे थे? प्राकृत काल। तो जो प्राकृत काल है उसके बाद बोलचाल की भाषा के विकसित रूप को अपभ्रंश का नाम दिया गया। यानी कि पाली भाषा के बाद बोलचाल में जो भाषा यूज हुई तो उसको क्या नाम दिया गया? अपभ्रंश। पाली के बाद वाली भाषा को नाम दिया अपभ्रंश। इस काल में रूपों की संख्या 12 से 13 हो गई। देखो पहले तो 6 से 7 थी जो ऊपर थे, लेकिन अब जब अपभ्रंश आई, यानी कि अपभ्रंश वाली लैंग्वेज आई, तो इस टाइम पे जो रूप यानी कि जो बोलियां डेवलप हो रही थी, लैंग्वेजेस के अलग अलग विकास हो रहा था, तो अब यहाँ पे 12 से 13 रूप बन गए। किसके? इन भाषा के। तो अब उसमें वो कौन से आते हैं? पहला है ब्राचड, केके, टक, गुजराती शौरसेनी, राजस्थानी शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी शौरसेनी, पहाड़ी शौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, बिहारी मागधी, बंगाली मागधी, असमी मागधी और उड़िया मागधी। तो ये 12 से 13 यानी कि पूरे 13 रूप डेवलप हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा की बोलियां 3 प्रकार की हैं। अब देखो हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी बोलियां कितने प्रकार की है? तो ये 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला है हिंदी प्रदेश में प्रयुक्त, प्रयुक्त यानी कि प्रयोग होने वाली, ठीक है ना, प्रयोग होने वाली। तो जो हमारे हिंदी प्रदेश है यानी कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पर जो बोली है वो, तो जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि ऐसी बहुत सारी बोलियाँ हैं तो वो आ जाती हैं। दोबारा से बता देती हूँ, हिंदी प्रदेश, हिंदी प्रदेश यानी कि भारत के अंदर वो प्रदेश जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पर हिंदी की जो बोलियाँ हैं, पहली तो वो हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। दूसरी आ जाती है हिंदी तर भारतीय प्रदेशों में प्रयुक्त, यानी वो भारत के वो हिस्से जहाँ पर हिंदी बोली जाती है लेकिन वहाँ उनकी हिंदी थोड़ी अलग होती है, ऐसी जगह पर जो बोलियाँ यूज़ होती हैं वो।
तो आ जाती है दक्षिणी हिंदी, बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी। ये होती तो हिंदी है, लेकिन इनका तरीका और जो थोड़ी सी वो होता है ना, डिफरेंट होता है ये। नेक्स्ट है विदेशों में प्रयुक्त, यानी कि विदेशों में जो हिंदी इस्तेमाल होती है, जो बोलियां इस्तेमाल होती हैं, वो वाली विदेशों में जो बोलियां यूज़ की जाती है, जो लोग बोलते हैं। तो पहली है सूरीनामी हिंदी, फिजी हिंदी, मॉरिशस की हिंदी और आदि। अब देखो यहाँ पे जो सूरीनामी हिंदी है, तो यहाँ का मतलब है जो सूरीनाम जगह है, ठीक है ना, तो उस जगह पे जो हिंदी बोली जाती है वो हो गई सूरीनामी हिंदी। फिजी हिंदी यानी कि जो फिजी जगह है वहाँ पर वाली हिंदी। मॉरिशस यानी कि मॉरिशस का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पर जो हिंदी बोली जाती है वो। तो ये 3 तरीके की हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं। पहली जो हिंदी प्रदेशों में बोली जाती है, दूसरी जो भारत के उन हिस्सों में यूज़ होती है जो हिंदी तरह, यानी कि वहाँ पे हिंदी का यूज़ होता है बट वो डिफरेंट होती है। तीसरी विदेशों में जिन बोलियों का इस्तेमाल होता है वो। तो देखो भारत के बाहर की सभी हिंदी बोलियाँ मुख्यतः भोजपुरी पर आधारित है। ये पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये पॉइंट हमारा कहता है भारत से बाहर किसी भी जगह पर, किसी भी देश में हिंदी की जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो मेनली भोजपुरी पर बेस्ड हैं, यानी कि उनमें भोजपुरी का टच दिखाई देगा आपको कहीं ना कहीं कि ये तो भोजपुरी से रिलेटेड है, इसीलिए उन्हें भोजपुरी की उपबोलियाँ भी माना जा सकता है। तो इसीलिए जो वो बोलियाँ बोली जाती हैं दूसरे देशों में, दूसरी जगह पर, तो उनको हम भोजपुरी की उपबोलियाँ। देखो भोजपुरी एक बोली है, क्या है? बोली। अब इसके नीचे जितनी भी इसके रूप में बोलियाँ बोली जा रही हैं उनको हम बोल देंगे उपबोलियाँ। जैसे टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर के जो भी सब वो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको हम सब टॉपिक्स बोलते हैं। तो ऐसी ये बोली और उपबोली, तो इसीलिए हम उन सभी बोलियों को भोजपुरी की उपबोलियाँ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की हिंदीतर क्षेत्र की बोलियों का आधार खड़ी बोली को माना जा सकता है। यानी कि देखो वो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जिन एरियाज़ में हिंदी बोली जाती है, तो उनमें जो बोलियाँ हैं तो उनका आधार क्या है, उनका बेस क्या है, उनकी जो बोलियाँ हैं उनका बेस क्या है? तो उनका बेस है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को बेस बनाकर इन एरियाज़ में अलग अलग डिफरेंट तरीके की लहजे से बोलियाँ बोली जाती है। और इन क्षेत्रों की बोलियों के रूप में, अब इन क्षेत्रों में जो बोलियाँ बोली जाती है उसमें क्या जाएगा? खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी और ऐसी बहुत सारी बोलियाँ हैं जो इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी हिंदी तथा पहाड़ी बोलियाँ आपस में संबंधित है। देखो जो हमारी पश्चिमी हिंदी है और जो पहाड़ी बोलियाँ, यानी कि पहाड़ों पर जितनी भी बोलियाँ बोली जाती हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, संबंधित है। लेकिन जो पूर्वी हिंदी है, यानी कि भारत के पूर्वी हिस्से में जो हिंदी बोली जाती है और जो बिहारी है वो एकदम बिल्कुल अलग है। यानी कि हिंदी बोलियों के मूलतः 3 वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हिंदी बोलियाँ हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शोरसेनी वर्ग, अर्धमागधी वर्ग और मागधी वर्ग। तो इन्हें कैसे ऐसे वर्गों में क्यों डिवाइड किया है, किस बेस पे किया गया है कि कौन सी बोली किससे संबंधित है, तो उसके बेस पर हमने इनको ऐसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, शोरसेनी वर्ग, अर्धमागधी वर्ग और मागधी वर्ग। प्रत्येक वर्ग की बोलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। देखो यार, अब देखो शोरसेनी वर्ग, अर्धमागधी वर्ग, मागधी वर्ग, ये जितनी भी हर वर्ग की जो बोलियां हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या है? आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह एक वर्ग की बोली, जैसे कि ये मेरा एक वर्ग है शोरसेनी, तो इसमें शोरसेनी की जितनी भी बोलियां होंगी ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है? ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यही इस पॉइंट में बोला है, प्रत्येक वर्ग की जो बोलियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और इसी तरह एक वर्ग की जो बोलियां हैं वो भी आपस में यानी समान रूप से जुड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बम्बईया और कलकतिया हिंदी हिंदी के मानक रूप यानी कि खड़ी बोली से संबंधित है। देखो बम्बईया और कलकतिया हिंदी नाम से पता चल रहा है बम्बई के अंदर जो हिंदी बोली जाती है और जो कलकत्ता के अंदर हिंदी बोली जाती है वो वाली हिंदी। तो ये जो हिंदी है ये खड़ी बोली से संबंधित है, यानी कि हिंदी के मानक रूप। मानक रूप में यहाँ पर हमने खड़ी बोली बोली है। मानक रूप यानी कि अगर आप किसी चीज़, मानक का मतलब होता है मेज़र, ठीक है ना, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को, जिस चीज़ से आप मेज़र कर रहे हो तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं मानक। तो हिंदी को यहाँ पर जो मानक रूप है यानी कि हिंदी को किस चीज़ से मापते हैं तो
वो हो गई खड़ी बोली, समझ गए। यानी कि खड़ी बोली से हम हर लैंग्वेज जितनी भी सारी बोलियां हैं हम उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, खड़ी बोली से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल दी कि ये जो हिंदी है ये खड़ी बोली से संबंधित है। खड़ी बोली को भाषा माना जाने लगा। देखो यार, खड़ी बोली जो है अब उसको एक भाषा माना जाने लगा, जबकि जो अन्य बोलियां हैं वो बोलियां ही रह गई। खड़ी बोली एक लैंग्वेज हो गई, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है तो इसलिए ये एक भाषा बन चुकी है। लेकिन जो दूसरी बोलियां हैं वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही बोली जाती है तो इसलिए ये अपनी बोलियों के रूप में ही रह गई। अब खड़ी बोली जो है इसको हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वगैरह इन सब जगह पे मेजरली खड़ी बोली को ही बोला जाता है, और यूपी वगैरह में भी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है इसका भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, एक से दूसरी जगह, मतलब इसका विस्तार किस तरीके से हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफ़ी दूर दूर तक है। कहाँ तक है? बहुत दूर दूर तक हमारी हिंदी फैली हुई है, जिसे 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त यानी कि बांटा। तो जो हिंदी का जो विस्तार हुआ है उसे 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला हिंदी क्षेत्र, दूसरा अन्य भाषा क्षेत्र और तीसरा भारतेतर क्षेत्र। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे हिंदी क्षेत्र। तो इसमें हिंदी क्षेत्र यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जितने भी एरियाज़ हैं ये हिंदी क्षेत्र में आते हैं। और पंजाब और महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे भाग हैं जो हिंदी क्षेत्र के अंदर आते हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। दूसरा जाता है हमारे अन्य भाषा क्षेत्र, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती है, दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो इसके अंदर कर्नाटक, आंध्र के यानी जो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिंदी वाला भाग है वो आता है, कलकत्ता, बम्बई और अहमदाबाद आदि, ये सारे एरियाज इसके अंदर आते हैं क्योंकि इनमें जो है हिंदी के अलावा दूसरी भाषा बोली जाती है। देखो बम्बई, अगर आप एग्जाम्पल पे ले लो बम्बई और कलकत्ता, मैंने आपको ऊपर बताया बम्बईया और कलकतिया हिंदी, ये है तो हिंदी ही लेकिन ये बहुत डिफरेंट तरीके की हिंदी है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये अन्य भाषा क्षेत्र में रखा गया है इन्हें। और भारत के अहिंदी क्षेत्र, अहिंदी यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, ठीक है। तो भारत के जो अहिंदी क्षेत्र हैं इनके बहुत बड़े नगरों में, मतलब हिंदी क्षेत्र के बड़े नगरों में बिखरे हुए कुछ हिंदी भाषी छोटे छोटे क्षेत्र आते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोली जाती, तो उनमें भी कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ऐसे छोटी छोटी जगह है जहाँ पर थोड़ी बहुत हिंदी बोली जाती है, तो वो भी इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कर्नाटक, आंध्र के दक्षिणी हिंदी वाला भाग, कलकत्ता, बम्बई और अहमदाबाद आते हैं, और भी दूसरे से बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो आते हैं। और भारत का जो अहिंदी क्षेत्र है बड़े नगरों में बिखरे हुए कुछ हिंदी भाषी छोटे छोटे क्षेत्र, यानी कि ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो वो भी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है भारतेतर क्षेत्र। तो भारत के बाहर भी, देखो भारतेतर यानी कि भारत के बाहर के जो ऐसे क्षेत्र जिनमें हिंदी बोली जाती है। तो भारत के बाहर भी ऐसे कई देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषी लोग जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। इनकी हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर रहते हैं उन जगह पे। तो जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। इनके अलावा कई देशों में थोड़े बहुत हिंदी भाषी लोग हैं, यानी कि इन देशों में तो ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ऐसे दूसरे भी देश हैं जिनमें हिंदी बोलने वाले लोग हैं लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी सी कम है, यानी कि उनकी जो संख्या है वो कम है। जैसे कि इंग्लैंड में, लंदन में, सोवियत संघ में, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर, अफ्रीका में गियाना एक जगह है वहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका में भी ऐसे बहुत सारे बड़े नगर हैं जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में। और इनके अलावा हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर आदि पूर्वी देशों में भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे भारतेतर क्षेत्र। तो अब आपको पता चल गया हिंदी का विस्तार के भौगोलिक विस्तार किस तरीके से है। नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की बोलियाँ। ये मेन है, आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ पता हो ना पता हो, कुछ आए ना आए, हिंदी भाषा की बोलियाँ आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब तक जो पढ़ रहे थे वो सब हमारे चैप्टर के अंदर था, बट अब चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है वो ये टॉपिक है। तो हिंदी भाषा की बोलियाँ क्षेत्र की दृष्टि से 3 प्रकार की हैं। देखो यार कि हिंदी के जो विस्तार था वो 3 क्षेत्रों के, मतलब 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ था। पहला हिंदी क्षेत्र,
दूसरे थे हमारे हिंदी तर क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर बोली तो हिंदी जाती है बट वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और दूसरा था भारतेतर, यानी कि भारत से बाहर वाले क्षेत्रों में जो हिंदी की बोलियाँ बोली जाती हैं। तो उसके बेस पर, ठीक है, हिंदी की भाषा की बोलियाँ बनाई हुई हैं 3 प्रकार की। पहली हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ, दूसरी भारत में अन्य भाषाओं के क्षेत्र में हिंदी बोलियाँ, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दूसरी भाषाएं बोली जाती है लेकिन तो जो हिंदी की बोलियाँ होती हैं वो। तो भारत में अन्य भाषाओं के क्षेत्र में हिंदी बोलियाँ, और भारत के बाहर बोले जाने वाली बोलियाँ। तो इस तरीके से हमने 3 तरीके की बोलियाँ बता दी हैं आपको हिंदी भाषा की। किसके बेस पर? इस बेस पर कि जो हिंदी का विस्तार किस तरीके से हुआ, तो हमने उस बेस पर हमने हिंदी की बोलियों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी क्षेत्र की बोलियों से। तो इसमें मेनली जो मुख्यतः इसमें 16 बोलियाँ आती हैं, और इसके अंदर जो 5 बोली वर्गों में इसको बांटा गया है। तो इसके अंदर कितनी बोलियाँ आती हैं? 16 बोलियाँ इसके अंदर आती हैं, और इसको 5 बोली वर्गों में यानी कि 5 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया। तो देखते हैं बोली वर्ग। पहला हमारा पश्चिमी बोली। तो इसके अंदर जो बोलियाँ आती है, खड़ी बोली, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, ठीक है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो पश्चिमी बोली के अंदर ये 5 बोलियाँ आती हैं। दूसरा जो बोली वर्ग है हमारा वो है पूर्वी हिंदी, यानी कि देखो यार, ये भारत है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूर्व में जो हिंदी बोली जाती है वो हो गई हमारी पूर्वी हिंदी, वेस्ट में जो बोली जाती है वो गई हमारी पश्चिमी हिंदी। तो इसी तरीके से उत्तर दक्षिण भी हो गई, ठीक है। तो ऐसे बोली वर्ग बांटा हुआ है। तो ये हमारी पश्चिमी बोली जो यहाँ पर बोली जाती है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, यहाँ पे पूरे इसमें आ जाती है। पूर्वी हिंदी इस तरफ आती है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो वो थी हमारी पूर्वी हिंदी। ऐसी अब हमारी राजस्थानी आ जाती है, राजस्थान में जो बोली जाती है, तो इसमें आ जाती है पश्चिमी राजस्थानी, जैसे कि मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी। देखो राजस्थान है, अब राजस्थान के अंदर भी उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, वेस्ट में जो बोली जाती है उसको ऐसे डिवाइड किया, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है। नेक्स्ट आती है पहाड़ी, यानी कि जो पहाड़ी एरिया है, अब वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसमें पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, तो ये लैंग्वेजेस, ये बोलियाँ बोली जाती हैं। पांचवें जो बोली वर्ग है वो है बिहारी, यानी कि बिहार के अंदर जो बोली जाती हैं, तो इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 तरीके की बोलियाँ हैं जो बिहार के अंदर बोली जाती हैं। अब एक एक करके हम सारी बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम खड़ी बोली के बारे में। तो खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग है वो 2 अर्थों में होता है, यानी कि खड़ी बोली, इसका इस्तेमाल हम 2 मीनिंग में लेते हैं, यानी कि इसके 2 मीनिंग है। एक तो ये कि एक तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं साहित्यिक हिंदी के लिए, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है साहित्यों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अगर कोई हमसे बोले कि खड़ी बोली कौन सी है, तो हम इसको साहित्यिक हिंदी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल लेखकों ने बहुत ज़्यादा किया है साहित्य को लिखने में। दूसरा हम इसको बोल सकते हैं दिल्ली मेरठ के आसपास की जो बोली है उसके रूप में। दिल्ली और मेरठ का जो एरिया है, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हमारी खड़ी बोली। और हमने जो यहाँ पर खड़ी बोली ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसी मीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कि दिल्ली मेरठ के आसपास जो बोली जाती है वही है हमारी खड़ी बोली। इसी अर्थ में कुछ लोग कोरवी का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर किसी को बोलना हो कि दिल्ली मेरठ के आसपास जो बोली जाती है, जो बोली जाती है वो खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली की जगह हम उसको कोरवी भी बोल सकते हैं। कुछ लोग खड़ी बोली की जगह कोरवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कुरु जनपद की बोली होने के कारण। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कौरव थे इंद्रप्रस्थ उनका था, यानी वो इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे, और इंद्रप्रस्थ ही आगे चलकर दिल्ली बना। समझ गए? ये तो आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कुरु जनपद, यानी कि कौरवों का जो जनपद था, जो उनकी जगह थी, उसकी बोली होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने इसे ये नाम दे दिया कोरवी, क्योंकि जो वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो ये खड़ी बोली होती थी, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया कोरवी। समझ गए? और इसीलिए जो हमारे दिल्ली के आसपास, मतलब दिल्ली में जो है खड़ी बोली यूज़ होती है। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का जो अर्थ है वो विवादास्पद है, यानी कि इस खड़ी शब्द के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। हर कोई लेखक इसके बारे में अलग अलग टिप्पणी देता है कि मैं यहाँ पर खड़ी शब्द का ये मतलब समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ। तो हर लेखक का अलग अलग है, कोई भी अभी तक इस बात पे नहीं पहुँचा, मतलब उनकी सहमति नहीं हुई है अभी किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर कि हाँ मैं भी तुम्हारे कहने से सहमत हूँ या नहीं, इस पर विवाद चल रहा है।
खड़ी बोली का उद्भव यानी कि इसका उदय, इसका जो उद्भव हुआ, इसका जो विकास हुआ वो शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। देखो शोरसेनी अपभ्रंश जो है ना इसके रूप थे, ऐसे उत्तरी, पश्चिमी, मध्यवर्ती ऐसे। तो जो शोरसेनी अपभ्रंश था इसका जो उत्तरी रूप था उससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है, उदय हुआ है या फिर विकास हुआ है। अब इसका क्षेत्र यानी कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, ये क्षेत्र है जहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली बहुत संपन्न है। अब इसको संपन्न यहाँ पर क्यों बोला समझ रहे हो, देखो मैं बताती हूँ। ये संपन्न इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा साहित्य लिखे गए, इसके अंदर नाटक, लोक कथा, लोकगीत और मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं खड़ी बोली के अंदर, इसीलिए ये जो है इसको संपन्न बोला। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। जो हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है, दक्षिणी जो लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं ये जो है एक सीमा तक खड़ी बोली पर ये आधारित है। अब देखो इसके अंदर बेटा, बापू, रोटी, देखा, भुक्का, अपना, रानी, जाना आदि इन शब्दों का इस्तेमाल होता है किसके अंदर, खड़ी बोली के अंदर। अब ऐसे ही एक एक करके हम सारी बोलियां देख रहे हैं। तो उसमें दूसरा जाती है हमारी ब्रज भाषा। देखो यार ये जो ब्रज है ये एक बहुत पुराना शब्द है और इसका मतलब होता है पशु यानी कि जो जानवर होते हैं वो, या फिर गौएं, यहाँ पर जो है मतलब गाय, गऊ बोलते हैं ना, गऊ वो, तो यानी कि गाय, तो उनका समूह या फिर आप चारागाह बोल सकते हो। तो ये इसके कुछ मतलब है, पशु, गाय या फिर चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण देखो जो हमारा ब्रज, जो हमारा ये एरिया था कोई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुपालन कराया जाता था। प्राधान्य यानी कि जो प्रधान काम था, मेन काम था वो था पशुपालन, तो उसके कारण इस क्षेत्र को जो है ब्रज कहलाया। ये जो क्षेत्र था इसको ब्रज कहा गया और इसकी बोली को ब्रज भाषा बोला गया। समझ गए, जैसे कि मथुरा में आई थिंक मेरे ख्याल से ब्रज भाषा बोली जाती है और ब्रज जो जगह है वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसको ब्रज क्यों बोला गया, क्योंकि वहाँ पर जो मेन काम है वो पशुपालन का काम था। और मैंने भी आपको बताया ब्रज का मतलब ही है गायें या फिर पशु वगैरह, तो इसीलिए इस जगह को ब्रज बोल दिया गया और यहाँ की लैंग्वेज को ब्रज भाषा बोल दिया गया। इसका विकास, विकास का मतलब यहाँ पर आप देखो उद्भव भी ले सकते हो, उदय भी ले सकते हो, या फिर आप विकास, कुछ भी टर्म यूज़ करो, कि इसका जो विकास हुआ वो शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। हमने अभी पीछे खड़ी बोली पढ़ी थी, उसका उत्तरी रूप से विकास हुआ था, शोरसेनी अपभ्रंश के यहाँ पर मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ये भाषा जो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रज भाषा। इसकी मुख्य उपबोलियां हैं। उपबोलियां क्या होती है कि जो बोली है अब उसके अंदर भी कोई अलग अलग जगह पे छोटी छोटी जो बोलियां बोली जा रही है वो हो गई उपबोलियां। तो अब वो आ जाती है भरतपुरी, डांगी, माथुरी। तो ये और भी कुछ उपबोलियां हैं लेकिन ये 3 मैंने आपको बता दी हैं, आदि है, ठीक है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टि में ब्रज भाषा बहुत संपन्न है। जैसे कि हमारी खड़ी बोली बहुत संपन्न थी, तो इसी तरीके से यानी कि देखो साहित्यों के अंदर और जो लोक साहित्य हैं इन दोनों की दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है, यानी कि इनके अंदर ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव आदि इसके प्रमुख कवि हैं। यानी कि ब्रज भाषा का जो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया है वो इन कवियों ने किया है। नेक्स्ट आती है हमारी हरियाणवी। तो हरियाणा शब्द की जो व्युत्पत्ति यानी कि जो इसका उत्पत्ति हुई है वो विवादास्पद है। यानी कि हरियाणा शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इस बात को लेकर जो है बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। कोई भी अभी तक किसी एक मत पर नहीं आया है। तो इसमें जो है हरियाण यानी कि कृष्ण का यान द्वारका इधर से ही गया था। देखो कोई तो कहता है कि इसको हरियाणा इसीलिए बोलते हैं कि जब कृष्ण जी द्वारका जा रहे थे तो वो जिस यान से गए, यान यानी कि जो उड़ने वाली चीज़ होती है वो, तो वो जिस यान से जा रहे थे वो यहाँ से होकर गुजरा था, इसीलिए इस जगह को हरियाण बोलते हैं। हरियाण, कृष्ण का यान द्वारका इधर से ही गया था। कोई कहता है हरि अरण्य यानी कि यहाँ पर यहाँ बहुत हरा वन है, यानी कि हरा भरा जंगल है, इस वजह से इसको हरियाणा कहते हैं। और कोई कहता है अहिर आना यानी कि राजपूताना की तरह, जैसे कि जहाँ पर राजपूत रहते हैं तो यहाँ पर अहिर लोग रहते हैं, तो इसलिए इसको अहिरा हरियाणा बोलते हैं।
तो इनमें से कोई भी मत सर्वमान्य नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको हर जगह माना जाए। अलग अलग लेखक, अलग अलग जगह के लोग इसका अलग अलग मतलब समझते हैं, कोई भी एक मतलब नहीं समझता, तो इसीलिए ये विवादास्पद है। नेक्स्ट है हरियाणवी का विकास। देखो ऊपर मैंने आपको बताया था शोर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ था, लेकिन यहाँ पर किससे हुआ? उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। देखो मैं ना एक बात बता देती हूँ, जितनी भी बोलियाँ हैं इसमें आपको क्या याद रखने की चीज़ है, इसका विकास किससे हुआ, किन किन क्षेत्रों में ये बोली बोली जा रही है, और अगर इनकी कोई उपबोली है तो आप उसको याद कर लो, ठीक है। और अगर कवि है तो 2-3 कवियों के नाम याद कर लो, बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, ताकि अगर आप लोग चाहो कि हमें तो सब कुछ ही याद करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट दे के चल रही हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा ईजी रखें तो ये 4-5 पॉइंट याद कर लो हर एक बोली के बारे में, इतना सफिशिएंट है। तो हरियाणवी जो है खड़ी बोली, अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी हुई बोली है, यानी कि हरियाणवी में खड़ी बोली, अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी इन सब का टच दिखाई देता है कहीं ना कहीं, हरियाणवी इनसे घिरी हुई है। कुछ लोग इसे खड़ी बोली को पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि जो हरियाणवी है वो खड़ी बोली है लेकिन पंजाबी से प्रभावित है, यानी कि अगर खड़ी बोली में थोड़ी सी पंजाबी को मिक्स कर दिया जाए तो हरियाणवी बन जाएगी, कुछ लोगों का ये मानना है। अब ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये मोटे मोटे रूप से हरियाणा का कुछ भाग है जहाँ पर बोली जाती है, दिल्ली पंजाब का पश्चिमी देहाती भाग, मतलब दिल्ली में बोली जाती है, और पंजाब का कुछ पश्चिमी देहाती भाग है जहाँ पर ये हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसकी कुछ मुख्य बोलियाँ हैं, अब वो बोलियाँ कौन सी है, जादू और बांगरू, तो ये कुछ बोलियाँ हैं जो बोली जाती है हरियाणवी में। और हरियाणवी में केवल लोक साहित्य है, यानी कि इस लैंग्वेज के अंदर हमें कोई साहित्य वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लोक साहित्य मिलते हैं हमें हरियाणवी के अंदर। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है हमारी बुंदेली। देखो मध्य प्रदेश और उत्तर की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भागों को बुंदेलखंड कहा जाता है। इन जगह को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड। और यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं बुंदेली, समझ गए? इन जगहों को बोल दिया बुंदेलखंड और यहाँ की लैंग्वेज को बोल दिया बुंदेली। तो वहाँ की बोली बुंदेली या फिर बुंदेलखंडी है, तो उन जगह की जो बुंदेलखंड है अब उसकी बोली को हम या तो बुंदेली बोल देंगे या फिर बुंदेलखंडी बोल देंगे। इसका जो क्षेत्र है वो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद और आसपास का जो क्षेत्र है ये वो जगह है जहाँ पर इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ये बोली बोली जाती है, लैंग्वेज नहीं सॉरी, ये बोली बोली जाती है, ठीक है। बुंदेली का विकास जो हुआ था वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ था और इसमें काफ़ी लोक साहित्य मिले और जिसमें इसूरी के फाग बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसका जो लोक साहित्य मिले इसमें भी जो इसूरी के फाग नाम का जो लोक साहित्य है वो ज़्यादा फेमस है और इसकी कुछ उपबोलियाँ भी हैं जैसे कि बनाफरी, राठौरी, लोघाती, तो ये कुछ इसकी उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट है अब हमारा कन्नौजी। कन्नौजी यानी कि कन्नौज, तो जो कन्नौज में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं कन्नौजी। तो कन्नौज इस बोली का केंद्र है इसलिए इसका नाम कन्नौजी पड़ा। कन्नौज को जो है संस्कृत कान्यकुब्ज यानी संस्कृत के अंदर इसको कान्यकुब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कान्यकुब्ज। ये इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में ये जो बोली है इसको बोला जाता है। और कन्नौजी जो है ये शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है, यानी कि इसका जो विकास हुआ है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है, कोई साहित्य वगैरह कोई नाटक वगैरह इसके अंदर इतने नहीं मिलते हैं, सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। नेक्स्ट है हमारी अवधी। क्या है? अवधी। तो इस बोली का जो केंद्र है वो है अयोध्या और अयोध्या को पहले अवध बोला जाता था, इसी वजह से इस लैंग्वेज को यहाँ पर अवधी बोला गया कि अवध के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको बोल देंगे अवधी, ठीक है। तो इस बोली का जो केंद्र है वो है अयोध्या। अधिकांश विद्वान जो है इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिनका मानना है कि जो अवधी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसकी समानता पाली से नहीं मानते, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये पाली के जैसी नहीं है, ये पाली से बहुत अलग है, यानी कि ये अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना ये है।
अवधी का जो क्षेत्र है यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है वो है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें अवधी बोली जाती है। अवधी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही अच्छी खासी मात्रा में मिल जाते हैं देखने को। और इसके कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, मुल्ला दाऊद कुतुबन, जयसी उस्मान और सबल सिंह, वो ऐसे कुछ इसके कवि हैं। और इसकी कुछ मुख्य बोलियां भी हैं, यानी अवधी तो है ही लेकिन इसकी कुछ बोलियां भी हैं, जैसे कि बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुर और बनोगी। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है बघेली। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बघेलखंड कहलाता है। राजपूतों में बघेले राजपूत होते हैं कोई, ठीक है ना, तो उनके आधार पर जो रीवा है और उनके आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर बघेले राजपूत रहते हैं उन जगह को बोल जाता है बघेलखंड। और वहाँ की जो बोली है उसको बोलता है बघेलखंडी या फिर बघेली, ठीक है। बघेली का जो उद्भव हुआ था वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जो हमारी बघेली है इसको दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। देखो, आप बघेली कह लो, बघेलखंडी कह लो, जैसे कि हमारा बुंदेली आया था, ठीक है ना, तो आप उसको बुंदेली कह लो या फिर बुंदेलखंडी कह लो, बात एक ही थी। देखो, जैसे यहाँ पर बघेल राजपूतों के बेस पर हमने इन जगह को बघेलखंड कहा है, तो वहाँ पर बुंदेल राजखंड थे। मैं ये पॉइंट वहाँ पर बताना भूल गई थी। तो वहाँ पर बुंदेल राजपूत थे, ठीक है ना, जिनके बेस पर उन एरिया को बुंदेलखंड कहा गया था। तो मैंने आपको बताया था किन किन एरिया को बुंदेलखंड बोला। तो अब उसको बुंदेलखंड क्यों बोला उन एरियाज़ के, तो वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बुंदेल राजपूत थे, ठीक है, तो उनके बेस पर उसको बुंदेलखंड बोला और वहाँ पर बोले जाने वाली बोली को बुंदेलखंडी या फिर बुंदेली बोला। इसी तरीके से जो बघेले राजपूत थे उनके बेस पर यहाँ के एरिया को बघेलखंड बोला और यहाँ पर बोले जाने वाली बोली को बघेलखंडी या फिर बघेली बोले। बघेली का जो विकास हुआ वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। इसे दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो है रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मेहर और आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आते हैं, यानी कि ये यहाँ पर बोली जाती है। और इसके अंदर हमें केवल सिर्फ और सिर्फ लोक साहित्य देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अब दूसरी जो बोली हमारी वो है छत्तीसगढ़ी। तो देखो, इसका विकास हुआ था अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से। इसका जो क्षेत्र है यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में ये बोली जाती है, सरगुजा, कोरिया, रायपुर, दुर्ग। देखो, अब इसे छत्तीसगढ़ी क्यों बोले जाते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर बोली जाती है। छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर जो बोली जाती है उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसके क्षेत्र हैं, सरगुजा, कोरिया, रायपुर, दुर्ग, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये बोली जाती है। अब इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं। उपबोलियाँ सुरगुजिया, सदरी, बगानी और भी बहुत सारी उपबोलियाँ हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारी पश्चिमी राजस्थानी। अब राजस्थान को आप ऐसे डिवाइड कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम मारवाड़ी भी कह सकते हैं। अब इसके जो क्षेत्र हैं वो है जोधपुर, मेवाड़, अजमेर। तो इन सारी जगह पे और भी ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पर इस बोली को बोला जाता है। इसका विकास हुआ शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से। किससे? शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से। देखो यार, मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि दक्षिणी रूप या फिर पश्चिमी रूप कौन सा, मत करो, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि कौन से अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, अर्धमागधी, मागधी, शोरसेनी, ठीक है ना। बस इतना याद रख लो, इतना सफिशिएंट अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो। अब है उपबोलियाँ। तो इसकी उपबोलियाँ आ जाती हैं मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाड़ी, सिरोही। तो ये इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं पश्चिमी राजस्थानी की। नेक्स्ट अब हमारा उत्तरी राजस्थानी। तो जो उत्तर में जो राजस्थानी बोली जाती है उत्तर एरिया में, उसको बोलते हैं उत्तरी राजस्थानी। और इसको मेवाती भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? मेवाती। ऊपर वाली को मारवाड़ी बोल रहे थे, इस वाले को मेवाती बोल रहे हैं। तो इसके जो क्षेत्र है वो है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और उसके आसपास की जो जगह है वो। इसकी जो बोलियां हैं, इसके अंदर भी अब कुछ बोलियां आती हैं, वो है अहिरवाटी, राठी, नहेर, कठर, गुजरी और भी बहुत सारी सी बोलियां हैं जो इस बोली के अंदर आती हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। अब ये जो हमारी मेवाती है, ये जो हमारी उत्तरी राजस्थानी बोली है,
इसके ऊपर हरियाणवी का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। अगर कोई हमारे आगे से बोले ना तो हमें लगेगा कि शायद हरियाणवी बोल रहा है, तो हरियाणवी का काफ़ी अच्छा खासा टच है इस वाली बोली के अंदर। अब इसका विकास यानी कि उद्भव किससे हुआ है? शोर यानी अपभ्रंश के उपनागर रूप से। नेक्स्ट जो अब हमारा वो है पूर्वी राजस्थानी। क्या है? पूर्वी राजस्थानी, यानी कि जो पूर्व हिस्सा में जो बोली जाती है वो। तो इसके जो क्षेत्र है वो है पूर्वी भाग, जयपुर, अजमेर आदि। ठीक है। अब इसमें जो प्रतिनिधि बोली है यानी कि जो मेन बोली है जो रिप्रेजेंट करती है पूर्वी राजस्थानी को, वो है जयपुरी। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढानी भी बोला जाता है जयपुरी लैंग्वेज को। इसका जो विकास हुआ वो शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ, और इसकी जो उपबोलियाँ हैं वो है तोरावटी, काठेड़ा आदि। तो इसकी ये कुछ उपबोलियाँ हैं। देखो यार, ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके जो नोट्स हैं वो इतने ईजी बना दूँ कि आपके लिए याद करना ईजी हो जाए, और मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूँ कि आपको फिर थोड़ा सा रिमेंबर हो जाए, दिमाग में फिक्स हो जाए। फिर जब आप स्टडी करो तो आपको सिर्फ एक तरीके से बस रिवीजन करना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा दक्षिणी राजस्थानी, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी अच्छे से याद करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। देखो कि किससे विकास हुआ, प्रतिनिधि बोली कौन सी है, मुख्य बोलियाँ, उपबोलियाँ क्या है, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। दक्षिणी राजस्थानी जो है अब इसको किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है? तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और उसके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं इनमें दक्षिणी राजस्थानी बोली जाती है। अब इसकी जो प्रतिनिधि बोली है वो है मालवी। क्या है? मालवी। और इसका विकास शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ, और जो इसकी मुख्य बोलियां हैं वो है सोंडवाड़ी, रांगली और पाटरवी, और भी कुछ ऐसी बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारी पश्चिमी पहाड़ी। तो ये जिन जिन क्षेत्रों में बोली जाती है वो है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा और आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं। अब इसका विकास कैसे हुआ? तो इसका खस नामक एक कल्पित अपभ्रंश से माना जाता है। देखो कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि खस नाम का कोई एक अपभ्रंश है, कल्पित यानी कि जिसकी कल्पना की गई है। तो कहते हैं कि खस नाम का कोई एक अपभ्रंश है जिससे इसका विकास हुआ है, लेकिन लेखक के अनुसार, जिन्होंने ये आपकी बुक लिखी है, उनके हिसाब से इसका जो विकास हुआ है वो शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। और ये जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, चेमालो, क्योंठली आदि जो है सामूहिक नाम है। यानी कि देखो ये जितनी भी बोलियां हैं इन सबको मिलाकर एक जो सामूहिक नाम बना उसी को बोला गया है पश्चिमी पहाड़ी। नेक्स्ट है मध्यवर्ती पहाड़ी। तो अब इसके जो क्षेत्र है, मतलब इसको किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है? तो गढ़वाल, कुमायूं और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस बोली को बोला जाता है, और इसका विकास शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ। और इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं जैसे कि खसपरजिया, कुमैया और गंगोया। ये जो है ये कुमायूं क्षेत्र में इन उपबोलियों का इस्तेमाल होता है। और बघानी, राठी आदि और भी जो बोलियां हैं ये जो है ये गढ़वाल, तो जो गढ़वाल एरिया है उनमें इन उपबोलियों का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी भोजपुरी। तो इसका जो विकास हुआ वो मागधी अपभ्रंश से हुआ, और इसको बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, आरा, छपरा, चंपारण, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, शाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। आपको इतने सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 याद कर लो और तथा आसपास के क्षेत्र लिखकर छोड़ दो और आदि लिख दो। कभी आप सोचो कि यार हमें तो इतने सारे नाम याद करने, नहीं, इतने सारे नहीं याद करने, 2-2, 3-3 याद कर लो बस। अब सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली है ये, यानी कि अगर हम बोले कि कौन सी ऐसी बोली है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो है भोजपुरी। और इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं जैसे कि उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और नागपुरिया, ये इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मगही। तो इसका जो विकास हुआ वो मागधी अपभ्रंश से हुआ, और इसको जो जिन क्षेत्रों में बोला जाता है पटना, पलामू, गया, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ उपबोलियाँ भी हैं इसकी जो कि हैं पूर्वी, टल्हा, जंगली, ये इसकी उपबोलियाँ हैं मगही की। किसकी? मगही की। नेक्स्ट आती है हमारी मैथिली। तो इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ, और ये मिथिला में बोली जाती है, इसी वजह से इसको मैथिली बोलते हैं। मिथिला जो जगह है तो उसी में इसको बोला जाता है, इसकी वजह से इसको मैथिली बोलते हैं। इसके जो क्षेत्र हैं वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसको बोला जाता है। इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं जो कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, छिका छिकी आदि, ये कुछ उपबोलियाँ हैं मैथिली की। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है भारत में
अन्य भाषाओं के क्षेत्र में हिंदी बोलियाँ। देखो अब तक हमने 16 हिंदी बोलियाँ देखी। कितनी? 16। वो कौन सी थी? जो हिंदी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं भारत के ऐसे दूसरे जगह जहाँ पर दूसरी भाषाएं ज़्यादा बोली जाती है, तो वहाँ पे कितनी हिंदी बोलियों का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो मेन लैंग्वेज है, जो मेन है वो दूसरी है, बट हिंदी की बोली भी इस्तेमाल होती है। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बोलियाँ मेन हैं, दक्षिणी, बम्बईया हिंदी और कलकतिया हिंदी। तो सबसे पहले देखते हैं हम दक्षिणी हिंदी। तो जो दक्षिण भारत में जो हिंदी बोली जाती है उसको दक्षिणी बोलते हैं। समझ गए आप? दक्षिण समझ गए? दक्षिण से याद करना आप, दक्षिण, दक्षिणी। ओके। अब इसका जो मूल आधार है वो दिल्ली के आसपास की 14 से 15वीं सदी की खड़ी बोली है। यानी कि दिल्ली के आसपास के एरिया में 14वीं और 15वीं सदी में जो खड़ी बोली बोली जाती थी वो उसका आधार है दक्षिणी का। तो उस टाइम की खड़ी बोली के ऊपर बेस है ये हमारी दक्षिणी हिंदी। अब ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और गोंडता, बम्बई और मध्य प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। इसमें कुछ तत्व यानी कि जो दक्षिणी है इसके अंदर थोड़ी सी पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज और अवधी के भी तत्व मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा टच इन वाली बोलियों का भी है। बाद में उर्दू, तमिल, कन्नड़ का भी प्रभाव पड़ गया दक्षिणी के ऊपर। यानी कि जो दक्षिणी है इसके ऊपर थोड़ा सा असर उर्दू का पड़ गया, थोड़ा सा तमिल, कन्नड़ इनका भी असर देखने को मिला। अब इसकी कुछ उपबोलियाँ भी हैं, जैसे कि गुलबर्गी, बिदरी, बीजापुरी आदि। तो ये कुछ इसकी उपबोलियाँ हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे हमारी बम्बईया हिंदी। देखो यार, इसको बम्बई में यानी कि मुंबई में बोला जाता है इस वाली हिंदी को, इसीलिए इसको बम्बईया हिंदी बोला है। क्या बोला? बम्बईया हिंदी। और इसका मूल आधार क्या है? खड़ी बोली। यानी कि ये भी किसके ऊपर बेस है? खड़ी बोली पर। और इस पर मराठी, गुजराती आदि का प्रभाव है। ये वाली जो हिंदी है इसके ऊपर थोड़ा सा असर मराठी का देखने को मिलता है, थोड़ा सा गुजराती का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मुंबई है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मतलब मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी। तो इसलिए यहाँ पर जो हिंदी बोलते हैं उस पर थोड़ा सा असर मराठी का देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र के आसपास है गुजरात, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी गुजराती का भी असर देखने को मिल जाता है बम्बईया हिंदी पे। यह तकनीकी दृष्टि से पिजन है। यानी कि जो बम्बईया हिंदी है इसको तकनीकी दृष्टि से, टेक्नोलॉजी के अगर हम नज़रिए से देखें तो इसको पिजन बोला है। पिजन यानी कि ऐसी बोली जो बोली तो है लेकिन मातृ बोली नहीं है। यानी किसी जगह पर बोली तो जाती है लेकिन वहाँ की मातृ बोली नहीं है। बम्बईया हिंदी को इसलिए पिजन बोला गया। नेक्स्ट आती है हमारी कलकतिया हिंदी। इसको कलकत्ता में इस्तेमाल होती है ये, और बंगाल और भोजपुरी का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? बंगाल और भोजपुरी का। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत के बाहर बोले जाने वाली बोलियाँ। तो इसके अंदर आ जाती है हमारी ताजुब बेबी। तो ये जो लैंग्वेज है ये जो बोली है हिंदी की, ये तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीमा के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है और इसका जो मूल आधार है वो है मेवाती। मेवाती जो बोली है ये उसके ऊपर बेस है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी मॉरिशसी। इसको मॉरिशस में बोला जाता है और इसका मूल आधार है भोजपुरी और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रांसीसी प्रभाव है। यानी फ्रांस की जो लैंग्वेज है थोड़ा सा उसका प्रभाव देखने को मिलता है और जो वहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है मॉरिशसी पर। तीसरी जाती है हमारी फिजी। तो जो फिजी जगह है ये वहाँ पर बोली जाती है और इसका भी जो मूल आधार है वो भोजपुरी है और इस पर थोड़ा सा यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है और स्थानीय भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है फिजी पर, जो हमारी फिजी हिंदी बोली है। इसके अलावा जो सूरीनामी हिंदी बोली है, जो हमारी सूरीनामी, तो ये सूरीनाम में बोली जाती है और इसका जो मूल आधार है वो है भोजपुरी। इसके ऊपर स्थानीय भाषाओं के साथ साथ डच भाषा जो है हमारी उसका प्रभाव देखने को मिलता है सूरीनामी पर। इसके अलावा आता है ट्रिनिडाड। तो ये ट्रिनिडाडी में बोली जाती है और इसका भी आधार जो है वो भोजपुरी है। इस पर थोड़ा सा यूरोपीय प्रभाव और स्थानीय भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये थी जो हमारी बोलियाँ थी। मैंने आपको बताया बोलियों वाला जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट था, बाकी भले ही चाहे आप थोड़ा सा स्किप कर जाओ। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।